बिहार 7th फेज टीचर भर्ती क्लास 9th एवं 10th साथ साथ में 11th 12 के हिस्ट्री के जो अभ्यर्थी हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए, उसमें से हम आप लोगों को यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से जो कक्षा 10 का है, और ये हम आप लोगों को एनसीईआरटी और एससीईआरटी से जो संबंधित प्रश्न बनेंगे उसको पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप के पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था। यानी कि यूरोप के अंदर जो पुनर्जागरण की राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था, तो राष्ट्रवाद का उदय बीजारोपण इसका यूरोप के पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ हुआ करती है? वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में, 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। वियना सम्मेलन हुआ 1815 ईस्वी में, और इसका जो नेतृत्व किया यानी मेजबानी किया ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। इसी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के नेतृत्व में 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में है, वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में है, बुर्बो राजवंश कहां पर प्रचलित था? तो फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है, फ्रांस में 28 जून 1830 को गृह युद्ध आरंभ हुआ, इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। फ्रांस में गृह युद्ध हुआ था 28 जून 1830 को, और गृह युद्ध आरंभ जो हुआ इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में है, चार्ल्स दसम फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया, और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो राजवंश समाप्त हुआ। यानी चार्ल्स दसम जो था वो फ्रांस की राजगद्दी को त्याग कर इंग्लैंड चले गया, और इंग्लैंड जाने के बाद इस प्रकार से फ्रांस में बुर्बो वंश का भी अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में है, फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के बाद बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लियंस वंश की शुरुआत हुई। फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के बाद बुर्बो वंश के समाप्त होने के स्थान पर इसके स्थान पर जो आया आर्लियंस वंश आया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है, लुई फिलिप फ्रांस का उदारवादी शासक था। लुई फिलिप फ्रांस का उदारवादी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति, ये फ्रांस से ही संबंधित है। स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति फ्रांस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, इटली का एक गुप्त दल जिसका नाम है कार्बोनरी। इटली का एक गुप्त दल संस्थान था जिसका नाम है कार्बोनरी। इसका उद्देश्य राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना करना। इटली का एक गुप्त दल था जिसका नाम है कार्बोनरी। इसका मुख्य उद्देश्य था राजतंत्र को समाप्त करके इसके स्थान पे गणतंत्र की शुरुआत करना। क्वेश्चन नंबर 12 में है, 1831 में जोसेफ मेजनी ने यंग इटली की स्थापना किया था। जोसेफ मेजनी ने 1831 में यंग इटली की स्थापना किया। 1834 में जोसेफ मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना किया। अलग अलग है दोनों, ध्यान रखिएगा। यंग इटली की स्थापना 1831 में जोसेफ मेजनी के द्वारा, और यंग यूरोप की स्थापना 1834 में जोसेफ मेजनी के द्वारा। दोनों अलग अलग है। यंग इटली 1831, यंग यूरोप 1834। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काउंट काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा किया। क्रीमिया का युद्ध होती है 1853-54 में, और इस क्रीमिया युद्ध में काउंट काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में शामिल हुआ था। क्रीमिया का युद्ध 1853-54 में हुआ। क्रीमिया के युद्ध में काउंट काबूर भी शामिल होते हैं फ्रांस की ओर से। और क्रीमिया का युद्ध जो समाप्त हुआ वो पेरिस संधि के द्वारा समाप्त हुआ। याद रखिएगा, क्रीमिया का युद्ध 1853-54 में जो हुआ था किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो पेरिस संधि के द्वारा समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में है, गैरिबाल्डी का पेशा। गैरिबाल्डी का पेशा क्या था? तो ध्यान रखिएगा, गैरिबाल्डी का पेशा था, ये एक प्रकार के नाविक थे। गैरिबाल्डी का पेशा नाविक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर में, गैरिबाल्डी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
लाला लाजपत राय ने जीवनी लिखी थी? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गैरिबाल्डी की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाला लाजपत राय ने जीवनी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में है, गैरिबाल्डी विक्टर एमेनुअल से प्रभावित होकर अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। विक्टर एमेनुअल से प्रभावित होकर सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की जीवन किसने शुरू किया था? तो गैरिबाल्डी ने शुरू किया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है, 1862 में काउंट काबूर की मृत्यु हुआ। काउंट काबूर की मृत्यु कब होती है? 1862 में। क्वेश्चन नंबर 20 में है, 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण मेजनी, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी और विक्टर एमेनुअल के द्वारा किया गया। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, इटली का एकीकरण किनका किनका सहयोग रहा? इटली का एकीकरण सबसे पहले जान लीजिए 1871 में हुआ। इटली का एकीकरण कब होता है? 1871 में। किसके किसके नेतृत्व में? जोसेफ मेजनी, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी और विक्टर एमेनुअल, इन चारों के सहयोग से 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। 1806 ईस्वी में राइन संघ की स्थापना किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। ध्यान रखिएगा, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 में राइन संघ की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में है, पर्सा का चांसलर। पर्सा का चांसलर कौन था? तो ध्यान रखिएगा, बिस्मार्क। जर्मन के संसद का जो नाम है वो है डायट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एवं लव नीति। रक्त एवं लव नीति बिस्मार्क के द्वारा शुरू किया गया था। रक्त एवं लौह नीति के नाम से किसे जाना जाता है? बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में सोडोवा का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में पर्सा विजयी हुआ था। पर्सा जीता था और ऑस्ट्रिया की हार हुई थी। सोडोवा का युद्ध कब होता है? 1866 में। किसके किसके बीच? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार होती है और पर्सा इस युद्ध में जीतता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, 19 जून 1870 को 19 जून 1870 को फ्रांस का शासक नेपोलियन और पर्सा के बीच सेडान का युद्ध होता है। दोस्तों अभी हम लोग पढ़े सोडोवा और ये है सूडान। सूडान का युद्ध जो होता है फ्रांस और पर्सा के बीच में होता है। फ्रांस और पर्सा के बीच में होता है। फ्रांस का नेतृत्व नेपोलियन कर रहा था और इस युद्ध में पर्सा विजयी होता है, फ्रांस की हार होती है। याद रखिएगा, सूडान का युद्ध हुआ था 1870 में। 19 जून 1870 को सेडान का युद्ध होता है फ्रांस और पर्सा के बीच में। इस युद्ध में पर्सा विजयी होता है और फ्रांस की हार होती है। फ्रांस का नेतृत्व नेपोलियन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 27 में है, 10 मार्च 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ। इसी संधि के बाद जर्मनी का जन्म हुआ और मानचित्र पर इसका नाम दर्शाया गया। तो ध्यान रखिएगा, 10 मार्च 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। इंपॉर्टेंट है, फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मार्च 1871 को होता है और इसी संधि के बाद जर्मनी का जन्म माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में है, हितेरिया फिलाइक नामक संस्था का स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर किया गया था और उद्देश्य इसका क्या था? तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर स्वतंत्र बनाना। इंपॉर्टेंट है, हितेरिया फिलाइक नामक संस्था का स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित करके स्वतंत्र बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 29 नंबर में और ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एड्रियानोपोल की संधि कब होती है? 1829 में। एड्रियानोपोल की संधि 1829 में होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित और ओटो को राजा घोषित किया गया था 1832 में। क्वेश्चन नंबर 31 में है, 1848 की क्रांति के प्रभाव से राष्ट्रीय आंदोलन कहां पर शुरू होता है? तो हंगरी में। ध्यान रखिएगा, 1838 की क्रांति से प्रभाव से राष्ट्रीय आंदोलन कहां शुरू होता है? हंगरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 है, बोहेमिया ऑस्ट्रेलियाई शासन के अंदर था। बोहेमिया जो था ये ऑस्ट्रेलियाई शासन के अंदर था। क्वेश्चन नंबर 34 में है, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित हुआ।
मैसूर का शासक था जिसका नाम है टीपू सुल्तान। और इस टीपू सुल्तान यही टीपू सुल्तान 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित हुआ। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से महत्वपूर्ण सवाल जो एनसीईआरटी और साथ साथ में एससीईआरटी से संबंधित पूरा निचोड़ हम आप लोगों को बताने का प्रयास किए और उम्मीद है कि यहाँ से निश्चित रूप से आपको प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह का वीडियो हम लगातार आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।